हेलो दोस्तों, मैं हूं आर के रंजन और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेट इंग्लिश अड्डा में स्वागत करता हूं। ओके सो दोस्तों, आज है प्रोनाउन का पार्ट 3 और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन का जो काइंड है उसका पहला काइंड मैंने आपको बता दिया इससे पहले वाली वीडियो में, और आज के दिन हम लोग सीखेंगे इसके दूसरे और तीसरे काइंड को, जिसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन की फुल्ली डिटेल में समझेंगे यहाँ पे। ओके गाइज, इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन से रिलेटेड, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में कवर करूँगा। और यहाँ तक इससे रिलेटेड जो भी ट्रांसलेशन बनते हैं, कैसे बनते हैं, इसके साथ कौन सा वर्ब प्रयोग होता है, कब नहीं होता, उन सारी चीज़ों को भी देखेंगे इस वीडियो में। ओके सो गाइज, आज एक ही वीडियो के अंदर आपको दो प्रोनाउन सीखने को मिलेगा, एक डेमोन्स्ट्रेटिव और दूसरा इंडेफिनिट। ओके सो गाइज, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन की पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि कोई वीडियो आपका छूटे ना, मिस ना हो। ओके दोस्तों, और गाइज ये जो वीडियो है ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर सीबीएसई के स्टूडेंट हो या फिर आईसीएसई बोर्ड के हो, या फिर गाइज आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उन सारे के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें गाइज इंग्लिश का क्वेश्चन आता है, इंग्लिश का एग्जाम होता है, उन सारे के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। ओके सो गाइज, चलिए बिना देरी किए हुए, नो बकवास, ओनली क्लास। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन को। ओके तो गाइज, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यानी प्रोनाउन का ये दूसरा काइंड है, प्रोनाउन का ये दूसरा काइंड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके बाद हम लोग सीखेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी तीसरा काइंड। ओके, यानी प्रोनाउन का टोटल कितना 10 काइंड होता है, जो कि मैंने आपको पार्ट 1 वाले वीडियोज़ में बता दिया है। ओके चलिए, तो पहले हेडिंग कर देते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है इसको पहले बताते हैं। ओके गाइज, तो देखिए मैं आपको लिख देता हूँ एज ए डिफिनेशन के तौर पे कि दिस, दैट, दीज एंड दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी क्या, दिस, दैट, दीज, दोज को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए इसको और थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि दिस, दैट, दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह, और दिस दैट जो है ये सिंगुलर होते हैं, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेंगे। उसी तरह अगला क्या है, दीज, दोज, दीज का मतलब ये सब, दोज का मतलब वे सब, ये क्या है, प्लूरल होते हैं, तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगता है। ओके, और देखिए गाइज, दिस, दीज, दिस, दीज ये क्या है, नियर, नज़दीक वाले चीज़ को इंडिकेट करता है, और दैट, दोज ये क्या, ये फार, यानी दूर वाले वस्तु को, दूर वाले चीज़ को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं कि दिस इज़ अ पेन, दिस इज अ पेन, उसके बाद क्या है, दिस पेन इज़ कॉस्टली, दिस पेन इज़ कॉस्टली। अब देखिए दो एग्जाम्पल हैं, लेकिन दोनों में गाइज आपको याद रखना है कि कभी कभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं तो कभी कभी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं उसको आप ध्यान से देखिए। तो पहला जो एग्जाम्पल क्या है, दिस इज़ अ पेन, यहाँ पे जो दिस है ये क्या है, ये प्रोनाउन है। ओके, और अगला जो एग्जाम्पल है, दिस पेन इज़ कॉस्टली, मतलब यह कलम महंगा है, तो यहाँ पे जो दिस लिखा हुआ है, ये दिस एज ए प्रोनाउन नहीं प्रयोग किया गया, ये एज ए एडजेक्टिव प्रयोग किया गया है, ये एडजेक्टिव है। ओके, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव लिख देते हैं। यानी ऊपर वाला जो सेंटेंस एग्जाम्पल का है वो दिस, वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और नीचे वाला जो एग्जाम्पल है दिस पेन इज कॉस्टली, उसमें दिस क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो कैसे पता करें कि ये एडजेक्टिव है और ये प्रोनाउन है? तब जब गाइज आपको याद रखना है, किसी भी सेंटेंस में दिस, दैट, दिस, दोज के बाद अगर कोई नाउन का प्रयोग किया गया हो, याद रखना क्या है कि जब किसी सेंटेंस में दिस, दैट, दिस, दोज के बाद कोई नाउन का प्रयोग किया हो, तब वह प्रोनाउन नहीं करके बल्कि वो एडजेक्टिव कहलाता है। क्लियर है? अगर नाउन का प्रयोग नहीं हो तब वो प्रोनाउन कहलाता है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे दोज आर नॉटी बॉयज़, अगला एग्जांपल है दिस गर्ल्स आर अट्रैक्टिव। ओके, तो देखिए दोज आर नॉटी बॉयज़, यानी वे सब क्या, नटखट लड़के हैं, तो वहाँ पे जो दोज है ये क्या है,
तो दोज जो है ये प्रोनाउन की तरह प्रयोग किया गया है, ये प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और नीचे जो है दिज गर्ल्स आर अट्रैक्टिव, ये लड़कियां आकर्षक हैं, तो यहाँ पे जो दिज का प्रयोग किया गया है ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि देखिए दिज के बाद गर्ल्स, तो गर्ल्स क्या है? नाउन है, तो नाउन का प्रयोग जब कर दिया है तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा। तो दोज आर नॉटी बॉयज़ में दोज क्या है? ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और दिज गर्ल्स आर अट्रैक्टिव में दिज जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि प्रोनाउन कब होता है, एडजेक्टिव कब होता है? जब नाउन का प्रयोग किया गया हो दिस दैट दिज कोई दोज के बाद, तब ये एडजेक्टिव कहलाता है। नाउन का प्रयोग नहीं किया हो तो ये प्रोनाउन कहलाएगा। क्लियर हो गया यहाँ से गाइज क्या? तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यही मेन कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब प्रोनाउन के तीसरे काइंड को देखते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। हेडिंग कर दिए क्या? इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है इसको समझते हैं। तो याद क्या रखना है कि समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्लियर हो गया? यानी जितने भी वर्ड मैंने अभी लिखा है बॉडी वाला सेंटेंस में, ये सब का सब, ये क्या है? यानी बॉडी वाला वन वाला जो भी वर्ड है ये सब का सब कहलाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। और गाइज आपको याद रखना है इससे कुछ एडवांस रूल है रिलेटेड, इंडेफिनिट प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ एडवांस रूल है, वो मैं आपको इसी में बता दूंगा। ओके, तो चलिए लिख देते हैं क्या कि दीज वर्ड्स आर यूज्ड फॉर पर्सन। यानी अभी जो ऊपर मैंने लिखा है कि समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, ये सब का सब जो वर्ड है ये किसी पर्सन को रेफर करता है, किसी पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि एवरीबडी इज़ रेडी टू डू दिस वर्क, ये सही हो गया है। एवरीबडी आर रेडी टू डू दिस वर्क, ये गलत हो गया है। ओके, अब देखिए गलत क्यों हुआ है, सही क्यों हुआ है, इसको मैं आगे आपको मेंशन कर देता हूँ। आपको याद रखना ऊपर वाला क्या है? एवरीबडी इज़ रेडी टू डू दिस वर्क, और एवरीबडी आर रेडी टू डू, एवरीबडी आर रेडी टू डू दिस वर्क, ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? चलिए मैं आपको लिख देता हूँ, फिर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। इंडेफिनिट आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। ओके, यानी गाइस कहने का ये मतलब हुआ कि इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है ये हमेशा सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो देखिए एवरीबडी इज़ रेडी टू डू दिस वर्क, ये सही हुआ क्योंकि एवरीबडी सिंगुलर है, इसके साथ इज लगा दिया है, इसलिए सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सही हो गया। और देखिए दूसरा एग्जांपल क्या था कि एवरीबडी आर रेडी टू डू दिस वर्क, एवरीबडी सिंगुलर और आर लगा दिया है प्लूरल वर्ब, तो गलत हो गया। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाता तो सही होता है, आर कर दिया है प्लूरल वर्ब, इसलिए ये गलत हुआ क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं तो वर्ब इसके साथ सिंगुलर लगेंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब इसी का इंडेफिनिट प्रोनाउन का ही दूसरा पॉइंट चलते हैं। क्या है कि समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। यानी क्या? समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, इन सभी को भी इंडेफिनिट प्रोनाउन ही कहा जाता है। लेकिन आपको याद रखना है, इसमें भी मैं आपको लिख देता हूँ कि दिस इज ऑल्सो एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब एंड यूज्ड फॉर थिंग्स। यानी ये सभी भी क्या होते हैं? ये सिंगुलर है और इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब लगेंगे, और ये क्या करते हैं? तो ये किसी वस्तु, किसी चीज़ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एंड यूज्ड फॉर थिंग्स, देखिए लिखा हुआ, ये क्या? किसी थिंग्स के लिए, किसी वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊपर वाला जितना भी था बॉडी वन वाला, ये सब का सब क्या था? ये किसी पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है, नहीं पर्सन के लिए, किसी व्यक्तियों के लिए। और नीचे जो मैंने अभी लिखा है समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग वाले चीज़, ये क्या होता है? किसी थिंग के लिए प्रयोग किया जाते हैं। इसलिए देखिए सब में क्या थिंग लगा हुआ, थिंग का मतलब चीज़, वस्तु, तो ये किसी वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे नथिंग आर इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, ये गलत हो गया है, और नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, ये सही हो गया। क्यों सही हुआ है? तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। अभी जस्ट गाइज मैंने आपको क्या लिखा ऊपर देखिए कि इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर लगते हैं। तो ऊपर नथिंग सिंगुलर है, वर्ब आर लगा दिया प्लूरल, इसलिए ये गलत हुआ। वहाँ पे इज लगाता तो सही होता। दूसरा एग्जांपल में देखिए नथिंग सिंगुलर है, इज सिंगुलर लगा दिया वर्ब, इसलिए ये सही हो गया। क्लियर हो गया? चलिए अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी इंडेफिनिट प्रोनाउन का ही।
all, some, any, few, one, most, etc. are called indefinite pronoun। यानी ऑल, सम, एनी, फ्यू, वन, मोस्ट, एक्सेट्रा ये सब को कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन ही। ओके, यानी ये सभी भी क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन ही है। लेकिन गाइज आपको याद रखना है, नीचे सेंटेंस में लिख देता हूँ कि दीज वर्ड्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस। ओके, यानी ये सब वर्ड का जो प्रयोग किया जाएगा वो किसके अकॉर्डिंग, तो सेंटेंस का नेचर कैसा है, सेंटेंस का नेचर सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये थिंग है कि पर्सन है। ओके, इसको देख करके आपको इसका इस्तेमाल करना है। ओके दोस्तों, ये क्या करता है, तो ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा या फिर प्लूरल वर्ब होगा। एग्जाम्पल देते हैं, इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। तो नोट में मैं आपको पहले लिख देता हूँ, ऑल, सम का प्रयोग सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के जैसा कर सकते हैं। जब यह सिंगुलर होगा तो वस्तु को इंडिकेट करेगा, और जब यह प्लूरल होगा तो व्यक्ति को इंडिकेट करेगा। क्लियर हो गया दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। क्या, ऑल और सम का जो प्रयोग होता है, जितना भी मैंने आपको वर्ड लिखा है, इन सभी का जो प्रयोग होता है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है, दोनों के जैसा प्रयोग होता है। लेकिन आपको समझना है कि ये सिंगुलर की तरह व्यवहार होगा या फिर प्लूरल की तरह व्यवहार होगा। तो कैसे पहचानना है, तो आपको याद रखना है कि किसी भी सेंटेंस से जब किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा हो, ओके, तब यह सिंगुलर की तरह प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जब किसी सेंटेंस में ऑल, सम, फ्यू, वन ये सब जो है किसी व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा हो, तब ये प्लूरल को इंडिकेट करेगा, ये प्लूरल होगा। क्लियर हो गया। चलिए एग्जाम्पल देते हैं। ऑल इज वेल, ये क्या सही है, क्योंकि ये क्या, देखिए ब्रैकेट में लिखता था क्या, इंडिकेट थिंग्स, यहाँ पे क्या इज क्यों हुआ, क्योंकि ये वस्तु को इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए ये सिंगुलर होगा और वर्ब इसके साथ सिंगुलर लगा है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल इसी का लेते हैं, ऑल आर वेल, ये भी सही हो गया। देखिए दोनों एक ही चीज़ लिखा हुआ सेम, लेकिन दोनों सही है। क्यों सही है, तो देखिए ऑल आर सेम कर रहा है, यहाँ पे क्या है, ये इंडिकेट कर रहा है पर्सन को, किसी व्यक्ति को। तो व्यक्ति को तो गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल है, तो ये प्लूरल हो सकता है। तो यहाँ पे जो ऑल आर वेल लगाया है, तो आपको तो हिंदी लिखा नहीं रहेगा, तो आपको यहाँ वर्ब को देख करके पता करना है कि ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, ये वस्तु को इंडिकेट कर रहा है या फिर पर्सन को। तो ऑल आर वेल जो है ये किसी पर्सन को इंडिकेट करा के सब अच्छे हैं, यानी यहाँ पे सब व्यक्ति की बात किया जा रहा है। क्लियर हो गया। इसी का अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सम इज़ गुड। ओके, ये भी सही है, सम आर गुड ये भी सही है। बस फर्क क्या है, ऊपर वाला किसी वस्तु को इंडिकेट कर रहा है और नीचे वाला पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर हो गया दोस्तों। लेकिन आपको, चलिए मैं आपको आगे लिख देता हूँ। क्या, एक वर्ड है, पेयर वर्ड है। पेयर वर्ड क्या है, एनी और सम, ये जुड़वा शब्द है एनी सम। ये अक्सर कंफ्यूज करते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स करके, उसमें एनी वर्ड या फिर सम वर्ड, तो उसमें आप कंफ्यूज कर जाते हैं और एनी की जगह सम, सम की जगह एनी कर देते हैं और ये गलत हो जाता है। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, एडवांस का रूल है। ओके, कि एनी का प्रयोग निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, और ये अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के साथ होता है। क्लियर हो गया। और दूसरा क्या पॉइंट है, सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ, यानी दोनों में काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, एनी का प्रयोग निगेटिव इंट्रोगेटिव में करते हैं, यानी जब सेंटेंस निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, तब एनी का प्रयोग कर सकते हैं। अफर्मेटिव में एनी का प्रयोग नहीं होता है, कभी नहीं। ओके, और सम का प्रयोग सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आई हैव सम मनी इन दिस बैंक, यानी मेरे पास कुछ पैसे हैं इस बैंक में। तो देखिए ये पॉजिटिव सेंस में ले रहा है, इसलिए ये सही हुआ, सम का प्रयोग किया है। पॉजिटिव सेंस में सम का प्रयोग सही हो गया। उसके बाद क्या है, आई डोंट हैव एनी मनी इन दिस बैंक, कह रहा मेरे पास कोई पैसा नहीं है इस बैंक में। देखिए निगेटिव ले रहा है, डोंट, निगेटिव है, नोट लगा हुआ है, तो निगेटिव के सेंस में यहाँ पे एनी होगा। यहाँ ऐसा नहीं कि सम मनी लिख देते, क्या आई डोंट हैव सम मनी इन दिस बैंक, तब ये गलत होता है। एनी लगा है क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए सही हो गया। इसी का एग्जांपल लेते हैं। और क्या, डू यू हैव एनी मनी इन दिस बैंक, डू यू हैव एनी मनी इन दिस बैंक। देखिए ये इंट्रोगेटिव है, इसलिए ये सही हुआ है और एनी का प्रयोग किया गया। एनी का प्रयोग किया गया है कब, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस इंट्रोगेटिव है।
क्लियर हो गया दोस्तों? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखा गाइज आपने कि आज का सेशन कितना ज़्यादा बेहतरीन था, खास था। और गाइज ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ओके, सो गाइज ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो, छूटे ना। ओके, और गाइज ये जो वीडियो थी वो सारे स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें इंग्लिश का क्वेश्चन आता हो। ओके, ये इंग्लिश का ग्रामर सेक्शन का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है प्रोनाउन। उसका ये था दूसरा और तीसरा काइंड जिसका नाम था डेमोन्स्ट्रेटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन। आई होप कि आपको सारा इससे रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो गया होगा। ओके दोस्तों, और गाइज अगर आज का लेसन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दीजिएगा, उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि उनका भी नॉलेज गेन हो। क्लियर है दोस्तों? सो गाइज ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।